हाँ जी बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। बेटा जी, ग्रेविटेशन की सेकंड स्टेज भी हमने लास्ट टाइम पार कर ली, एस्केप वेलोसिटी कर ली, उसके चलो कुछ न्यूमेरिकल भी लाइव में कर लिए होंगे। अब यार क्लोजिंग की हो रहे हैं इस चैप्टर की हम। तो इसकी थर्ड स्टेज, अब जो हमने अपने हिसाब से इसके 3 पार्ट्स बना रखे थे। फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कंसेप्ट, सेकेंड में फील्ड, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी। अब लास्ट पार्ट में बेटा हमने थोड़ा सा सैटेलाइट्स के बारे में डिस्कस करना है, साथ में थोड़े से केपलर्स लॉ आ जाएंगे। 2 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे यार। 2 लेक्चर में इसका थ्योरी पार्ट, कुछ न्यूमेरिकल बीच में जो कराते होते हैं करा देंगे। तो लेट्स स्टार्ट यार। आज का टॉपिक सैटेलाइट्स। क्या जी? सैटेलाइट्स। ओके, अब यार सैटेलाइट क्या होती है ये पता ही होगा। जो ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं उनको हम सैटेलाइट्स कहते हैं। अब अर्थ एक प्लैनेट है, इसके आसपास मून घूम रहा है। अब मून भी एक क्या हुआ यार? सैटेलाइट हुआ। अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, मून। अच्छा, कुछ ऐसे भी प्लैनेट्स हैं जिनकी एक से अधिक सैटेलाइट्स होती हैं, यानी एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके आसपास घूमते रहते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट यार जो अर्थ या अर्थ जैसे प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं उनको सैटेलाइट्स कहते हैं। अच्छा, सैटेलाइट्स जो हैं वो नेचुरल भी होती हैं। अब जैसे मून है या प्लैनेट्स के आसपास जो वैसी नेचुरली कुछ ऑब्जेक्ट्स घूम रहे हैं सैटेलाइट्स की तरह, वो नेचुरल सैटेलाइट्स हो गई। लेकिन यार कई कारणों के कारण, यानी कई उनसे पर्पस सॉल्व करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लैनेट्स के आसपास, स्पेशली अर्थ के आसपास, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजते हैं। तो यार हमारी जो डिस्कशन है मेनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की ही होगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं घुस पाएंगे, कुछ जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से डील करेंगे। तो सैटेलाइट जो है वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट्स के आसपास घूमते हैं। अगर वो नेचुरली ऑकरिंग है तो वो नेचुरल सैटेलाइट्स हो गए। अगर हम लोगों ने किसी ना किसी कारणवश भेजे हुए हैं तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो गई जी। तो सैटेलाइट्स की डेफिनेशन क्या देनी पता ही है तुम्हें, ठीक है? वो ऑब्जेक्ट्स आर्टिफिशियल या नेचुरल जो कि प्लैनेट्स के आसपास रिवॉल्व करते हैं। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, टाइम पीरियड होता ही है। अब सैटेलाइट बेटा हमने बोला नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल हो सकती है। चलो यहीं पे क्लासिफिकेशन कर देता हूं, या तो नेचुरल होंगी या फिर आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वही यार जो इंसान भेजता है कोई ना कोई वहां से फिर फायदा लेने के लिए। अब जैसे जितनी भी कम्युनिकेशन है, टेलीविज़न के चैनल आ रहे हैं, या इंटरनेट के सिग्नल्स आ रहे हैं, या रेडियो के सिग्नल आ रहे हैं, या फिर और भी कई कारण, लोग जो हैं कई देश या हम लोग भी या कई और देश भी पूरी की पूरी जो बॉर्डर है उसकी सर्विलेंस के लिए भी किसका यूज़ करते हैं? सैटेलाइट इमेजेस का यूज़ करते हैं। उसके अलावा ये जो आप गूगल मैप देख रहे हो, गूगल मैप पे आप देख लेते हो, ले भाई अपना घर भी ढूंढ लेते हो। या फिर वेदर फोरकास्टिंग होती है कि आज यहाँ बादल आएंगे, कल का मौसम ऐसा रहेगा, सारा सूरज इधर से निकलेगा उधर से निकलेगा, वहाँ बरसात होगी यहाँ बरसात नहीं होगी। ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है यार? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की हेल्प से ही हो रहा है। तो नेचुरल को तो चल छोड़ दो, चन्ना मामा पता ही है तुम्हें। नेचुरल सैटेलाइट्स को छोड़ देते हैं। हम किस पे कंसंट्रेट करते हैं? थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है, उसके बाद मैथमेटिकल पार्ट पे चले जाना है यार हम लोगों ने। आर्टिफिशियल, अगर हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बात करें तो उसकी भी डेफिनेशन क्या देनी कि वो ऑब्जेक्ट जो हमने भेजे हुए हैं, अब कैसे भेजते हैं थोड़ा सा उसकी डिस्कशन करवा दूंगा। अभी इसकी क्लासिफिकेशन करता हूं यार। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में ना, इसको मैं 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं, या मतलब 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जिसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स,
और दूसरा जिसको हम कह देंगे पोलर सैटेलाइट बेटा, ये हो गई इक्वेटोरियल या पोलर। अब यार अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है जी, ये इसका क्या हो गया इक्वेटर, ये इसके क्या हो गए दो पोल्स हो गए। अगर यार ऑर्बिट, अगर सैटेलाइट का ऑर्बिट इक्वेटर के साथ मैच करवा रहे हो तुम लोग, तो ये कौन सी हो गई इक्वेटोरियल हो गई, ये इक्वेटोरियल सैटेलाइट है। ये जो सैटेलाइट है ये कैसी है यार इक्वेटोरियल है, ठीक है। अगर अब ये फिर वही अर्थ आ गई, ये नॉर्थ है ये साउथ है। अगर यार ऑर्बिट पोल्स के अलोंग है, पोल्स के, तो ये कौन सी हो जाएगी आपकी पोलर सैटेलाइट। तो दो तरह की हो गई यार, एक हो गई इक्वेटोरियल, एक हो गई पोलर। अब हर एक के अपने अपने क्या हैं यूजेस हैं। इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स में सबसे ज्यादा मतलब जो मेन यूज है इक्वेटोरियल का, इक्वेटोरियल के साथ साथ एक ना और टर्म लाते हैं हम, बाद में फिर से आएगा बीच में, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब देखो ये बस थोड़ी सी बात करके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हमारा काम अब 11th के हिसाब से थोड़ा मैथमेटिकल टाइम पीरियड, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करना है। यहां पे छोटी मोटी इंट्रोडक्शन देके आगे बढ़ जाएंगे। तो एक तो होगी इक्वेटोरियल, एक होगी पोलर। इक्वेटोरियल के अपने यूजेस हैं। इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स मेनली कहाँ यूज होती हैं यार, ये सबसे मेन यूज इनका कम्युनिकेशन है। कहां पर, कम्युनिकेशन में। अब कम्युनिकेशन में ये लगा लो कि जो आपके टेलीविजन के सिग्नल आ रहे हैं ना, वो किसके थ्रू आ रहे हैं, वो इक्वेटोरियल सैटेलाइट्स के थ्रू ही आ रहे हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन के लिए जैसे रेडियो टेलीविजन वगैरह के सिग्नल रिसीव करने के लिए इक्वेटोरियल के साथ साथ उसका जियो स्टेशनरी होना भी जरूरी है। तो कल को कहते हैं कम्युनिकेशन, टीवी के सिग्नल के लिए, रेडियो के सिग्नल के लिए कौन सी सैटेलाइट यूज हो रही हैं, तो आप मेनली बोलोगे जियो स्टेशनरी। अच्छा, जियो स्टेशनरी बोल दिया तो उसका इक्वेटोरियल होना जरूरी है। देखो इक्वेटोरियल सैटेलाइट बोल रहे हो तो उसका जियो स्टेशनरी होना तय नहीं है, वो तो इक्वेटोरियल है। लेकिन जियो स्टेशनरी की कंडीशन है कि यार अगर वो इक्वेटोरियल होगी तभी जियो स्टेशनरी होगी। अब जियो स्टेशनरी क्या चीज है, दो सैटेलाइट्स विच अपीयर्स स्टेशनरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ से स्टेशनरी नजर आते हैं। इसको तो छोड़ दिया ना हमने, जियो स्टेशनरी मैंने बोला दोज सैटेलाइट्स विच अपीयर स्टेशनरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। देख अर्थ घूम रही है, उधर से सैटेलाइट भी साथ साथ घूम रही है। अगर यार सैटेलाइट के घूमने की एंगुलर वेलोसिटी और अर्थ के एंगुलर घूमने की एंगुलर वेलोसिटी मैच कर गई तो दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। हमें लगेगा सैटेलाइट अपनी जगह पे खड़ी है, लेकिन हो क्या रहा है भैया, हम भी घूम रहे हैं, सैटेलाइट भी उसी स्पीड से घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, सैटेलाइट भी उसी स्पीड से घूम रही है, हम भी घूम रहे हैं, सैटेलाइट भी उसी स्पीड से घूम रही है। भाई थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले मुझे लगा था कि सैटेलाइट वहां पर है और थोड़ी देर बाद मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, लेकिन मुझे तो लग रहा है ना मैं वहीं पर हूं। तो सैटेलाइट साथ के साथ चलती है, इसलिए वो स्टेशनरी अपीयर होती है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी कहते हैं। किसी भी सैटेलाइट का जियो स्टेशनरी होने के लिए पहली बात वो कैसी होनी चाहिए, इक्वेटोरियल होनी चाहिए। देख अगर इक्वेटोरियल नहीं होगी तो जियो स्टेशनरी भी नहीं हो सकती, कंडीशन है मेरे भाई। अब मैं बीच में कुछ बातें बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या चीज है और उसकी एसेंशियल कंडीशन क्या है। तो इसकी कुल मिला के 4 एसेंशियल कंडीशन बनती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की। कि पहली बात ये कैसी होनी चाहिए, इक्वेटोरियल होनी चाहिए। अगर इक्वेटोरियल नहीं होगी
तो जियोस्टेशनरी नहीं हो सकती, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे जब घूम रही है तो सैटेलाइट को उसके इक्वेटर पे ऑर्बिट बनाना पड़ेगा, तभी उसके साथ साथ अपीयर होगी। दूसरी बात यार, अर्थ चलती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको भी किधर घूमना पड़ेगा? वेस्ट टू ईस्ट। अब तुमने इक्वेटोरियल तो बना दिया, लेकिन उल्टी घुमा दी, अब फिर थोड़ी स्टेशनरी नजर आएगी, फिर तो डबल स्पीड से जाती हुई नजर आएगी। अर्थ इधर को घूम रही है, सैटेलाइट तुमने उल्टी घुमा दी, फिर थोड़ी स्टेशनरी नजर आएगी। भाई एक तो अर्थ के साथ साथ घूमे, तो साथ साथ घूमने के लिए उसका ऑर्बिट इक्वेटोरियल होना चाहिए, और दूसरी बात अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है तो उसको भी वेस्ट टू ईस्ट ही रोटेट करना पड़ेगा। तो पहली कंडीशन, किसी भी सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी होने के लिए इक्वेटोरियल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, किसी भी सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी होने के लिए वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करना पड़ेगा इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। और तीसरी बात, उस सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटे होना चाहिए, 24 आवर एग्जैक्टली, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेशन कंप्लीट करती है 24 घंटे में करती है, एक दिन में, तो उसकी स्पीड भी, एंगुलर वेलोसिटी भी, चाहे कह लो टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, चाहे कह लो एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, चाहे कह लो टाइम पीरियड 24 घंटे होना चाहिए, बस अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के साथ या टाइम पीरियड के साथ उसका टाइम पीरियड क्या करना चाहिए, मैच करना चाहिए, वो जियोस्टेशनरी हो जाएगी। तो तीन कंडीशन तो है ही है, इक्वेटोरियल होनी चाहिए, वेस्ट टू ईस्ट चल रही होनी चाहिए, टाइम पीरियड पूरे 24 घंटे होना चाहिए। और इन तीनों का हिसाब लगा के अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो सरफेस ऑफ अर्थ से अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर की हाइट पे होनी चाहिए। कहां पर भाई? अर्थ के सरफेस से कितनी ऊपर होनी चाहिए? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होनी चाहिए, तब ये सारी कंडीशन मैच करेंगी, तब ये क्या होगी? जियो स्टेशनरी होगी, देन इट विल बी जियो स्टेशनरी। तो फिर से देखते हैं, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल, नेचुरल, हम कहां पे चल रहे हैं? आर्टिफिशियल पे। उसमें बोला इक्वेटोरियल भी हो सकती हैं, पोलर भी हो सकती हैं। भैया इक्वेटोरियल के अपने यूज हैं, इक्वेटोरियल के सबसे मेन यूज क्या है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के लिए इक्वेटोरियल के साथ साथ उसको जियो स्टेशनरी होना भी जरूरी है, और जियो स्टेशनरी होने के लिए ये कंडीशंस जरूरी हैं, ये कंडीशंस जरूरी हैं, ये जरूरी कंडीशंस है किसकी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके जी, तो मेन कम्युनिकेशन में यूज, बाकी इसकी डिटेल में घुसते नहीं है यार, बोलना शुरू कर देंगे फिर हम फैल जाते होते हैं। तो कम्युनिकेशन में यूज होती है। कम्युनिकेशन में क्या क्या आ गया तुम्हारा? ये टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट वगैरह, ये सबके सिग्नल्स आ गए। ओके, अब थोड़ा सा पोलर की भी बात कर लेते हैं यार। पोलर सैटेलाइट मैंने बता दिया, कौन सी वाली? जो अर्थ के पोलर ऑर्बिट्स में होती हैं। इनकी खास बात, इनके ऑर्बिट बहुत छोटे होते हैं, यानी ये नियर टू अर्थ होती हैं। यार इनका काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। जितनी भी पोलर सैटेलाइट्स है ना, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हैं। मैंने बोला सर्वेलेंस रखना है जी, बॉर्डर पे कहां कहां क्या क्या हो रहा है उसका क्या रखना है? सर्वेलेंस रखना है। ठीक है, अब सर्वेलेंस रखने के लिए इन सैटेलाइट्स में कैमरे लगे होंगे, वहां से ये इमेजेस लेती रहती हैं। अब इमेजेस बेटा क्लोज होंगी तभी ले पाएंगी ना बढ़िया तरीके से। आप लोग देखते होंगे वो इंटेलिजेंस वाली, आईबी वाली, रॉ वाली कई फिल्में देखते होंगे, तो उसमें सैटेलाइट्स इमेजेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। अब ये जो सबके पास है, अपने पास भी है यार, इंडिया वालों के पास, लेकिन ये जो अमेरिका वाले हैं ना, CIA वाले, इनके पास बस ये लगा लो बहुत जबरदस्त सैटेलाइट्स हैं, इतनी जबरदस्त कि आपके भैया गली मोहल्ले में अगर आपकी बाइक खड़ी है
तो बाइक का नंबर तक नोट कर कर ले जाएंगे, ढूंढ लेंगे तुम्हारी बाइक कहां पर खड़ी है। ठीक है जी, तो सर्वेलेंस के लिए यूज होती है मेन। उसके अलावा बेटा रिमोट सेंसिंग एक टर्म आती है, रिमोट सेंसिंग। अब रिमोट सेंसिंग मतलब दूर से ही सेंस कर लेना। अब कई एरियाज ऐसे हैं, अब ये जो जैसे मैंने बोला सर्वेलेंस किया, ये भी एक तरह की क्या है, रिमोट सेंसिंग है। ओके, ये भी एक तरह की रिमोट सेंसिंग होगी। मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की वेजिटेशन है, वहां पे किस तरह के खनिज पाए जाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये भी यार सैटेलाइट से रेज वगैरह भेजकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। ये किस कैटेगरी में चली जाएगी, रिमोट सेंसिंग की कैटेगरी में चली जाएगी। तो पोलर सैटेलाइट की खास बात, दे विल बी वेरी क्लोज टू अर्थ। भैया इंफॉर्मेशन लेनी है, इन्होंने फोटो में खींचनी है, तो ये वेरी नियर होती हैं, काफी नजदीक होती हैं। रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में इनकी जो ऊंचाई है वो काफी कम होती है। तो ये कहां यूज होगी, रिमोट सेंसिंग में यूज होगी, वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो गई, सर्वेलेंस के लिए यूज हो गई, स्पाइंग के लिए यूज होगी। स्पाइंग मतलब जासूसी करना। तो ये सिचुएशन है, इसमें इक्वेटोरियल से सैटेलाइट जो है वो ज्यादा जरूरी हमारे लिए रहेगी। अब इसके बाद हमारे यहाँ एक छोटी सी और बात, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। ठीक है, मेन टास्क हमने स्टार्ट करना है, उसमें अभी 5-10 मिनट लगेंगे। तो पहले बेटा हमने इंट्रोडक्शन की ये बेसिक कि सैटेलाइट है क्या चीज, उसके बाद एक बात लेकर आ रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट। क्या सैटेलाइट को लॉन्च करने का बेसिक सिद्धांत क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है सैटेलाइट को लॉन्च करने का। वो यार सिंपल सा प्रिंसिपल है कि सैटेलाइट को ऊंचाई पर लेकर जाओ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दो। इतनी जोर से फेंको कि उसकी जो रेंज है ना, देख आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये हाइट है, यहां पे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ रखा है कि ऐसे फेंकोगे ऐसे गिरेगा। और इसको क्या कहते होते हैं, इसको कहते हैं रेंज। ठीक है, वी वेलोसिटी से फेंका तो रेंज तुम्हें पता है u√2h/g आ जाती होती है। तो सैटेलाइट को लॉन्च करना है ना भाई, सिंपल है, क्या करो, सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर ऊंचाई पे लेके जाओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दो, ऐसे फेंको कि उसकी जो रेंज है ना, रेंज वो रेडियस ऑफ अर्थ से भी क्या आ जाए, ज्यादा आ जाए। ये क्या रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। ये जब गिरेगा तो इसकी रेंज जो है रेडियस ऑफ अर्थ से कम हुई तो देख धरती पे गिर जाएगी सैटेलाइट। अब इतनी जोर से फेंकना है कि रेंज आर से ज्यादा हो जाए, ऐसे गिरेगी। अब जब गिरेगी तो देख धरती से बाहर निकल जाएगी। इतनी जोर से फेंका, रेंज ज्यादा हो गई, लेकिन धरती इसको छोड़ेगी थोड़ी। अब नीचे गिर रही है तो इसका मतलब अट्रैक्शन तो हो ही रही है। अब ये ऐसा हो जाएगा कि ये एक तरह से फ्री फॉल में आ जाएगी और धरती के आसपास घूमने लग जाएगी। तो देख क्या सिंपल है कि एक हाइट पे लेकर जा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दे उसको जोर से, इतनी जोर से कि उसकी जो रेंज है वो रेडियस ऑफ अर्थ से भी क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, बन जाएगी सैटेलाइट पे, घूमते रहेगी। अब पॉइंट ये है कि है तो बहुत इजी कि फेंक दे। अब वहां पे दो बातें आ गई, एक तो इतनी हाइट पे लेके जाना है और दूसरा स्पीड भी क्या देनी पड़ेगी, इतनी की तो देनी पड़ेगी कि रेंज जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। अब इसके लिए जरूरत पड़ती है रॉकेट्स की। अब जो सैटेलाइट वेटेलाइट ऊपर जाती है ना, उनको ऊपर लेकर कौन जाता है, रॉकेट्स लेकर जाते हैं। फिर वही बात, रॉकेट साइंस तो हमें भी नहीं आती भैया, ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि 3 स्टेज रॉकेट्स का यूज होता है कि 3 रॉकेट हैं, सैटेलाइट को लेकर चल दिए, ये 3 रॉकेट्स का क्या हो गया, सेट हो गया। ये सैटेलाइट को लेकर चल दिए। अब रॉकेट के अंदर क्या होता है, फ्यूल ही फ्यूल होता है,
जब वो चलेगा तो जब तक उसका अंदर फ्यूल रहेगा, वो फ्यूल जलता रहेगा, पीछे धुआं निकलता रहेगा और स्पीड बढ़ती रहेगी, क्योंकि जब तक उसमें फ्यूल है तब तक वो बर्न होकर पीछे की ओर मोमेंटम गेन कर रही है गैसेस, रॉकेट को आगे की ओर पुश लगता रहेगा। तो जब तक इनमें फ्यूल रहेगा तब तक इनकी स्पीड बढ़ती रहेगी। भैया इनकी स्पीड बढ़ती रहेगी तो सैटेलाइट इनके साथ ही जा रही है ना, तो सैटेलाइट की स्पीड भी बढ़ती रहेगी। तो पूरा सिस्टम यार होता है, इसरो वाले करते रहते हैं, बड़े एक्सपर्ट है सैटेलाइट भेजने में। इसरो वाले दुनिया के सैटेलाइट भेजते हैं ये लोग। ओके, तो ये 3 स्टेज रॉकेट है, ये सैटेलाइट को लेके चल पड़ेंगे। अब इनमें ना सबका फ्यूल एक साथ नहीं खत्म होना, जैसे जैसे ऊपर जाती जाएगी स्पीड बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अब होता क्या है, एक पर्टिकुलर स्टेज पे जाके एक रॉकेट जो है उसका फ्यूल खत्म हो जाता है और कुछ सिस्टम ऐसा लगा रखा होता है वो डीअटैच हो जाता है। अब स्पीड तो बढ़ चुकी है होती है काफी, अब जैसे ये डीअटैच होता है या इसका फ्यूल कम होता रहता है, मास कम होता रहता है ना, उससे इसका थोड़ा बैलेंस शिफ्ट होता रहता है। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ये डीअटैच हो जाएगा क्योंकि ये खाली हो गया, और ये थोड़ा सा सिस्टम जो है वो टेढ़ा हो जाता है। अब स्पीड तो बढ़ ही रही है, और बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी और बढ़ती रहेगी, एक स्टेज पे जाके दूसरे का फ्यूल भी खत्म हो जाता है, ये और टेढ़ा हो जाता है। ये लगभग क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल। देख चले तो तीनों ऐसे थे, लेकिन एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंचकर ये लगभग हॉरिजॉन्टल हो जाता है। और उन्होंने भैया फ्यूल और पूरा सिस्टम इसके हिसाब से सेट किया होता है कि जब तक तीसरे का भी फ्यूल खत्म होगा, वो गिरेगा, तब तक सैटेलाइट बन चुकी होगी। तो ये किसी भी सैटेलाइट का एक बेसिक सा प्रिंसिपल है। अब ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो भैया हमें पूरी स्पेस साइंस और सैटेलाइट्स के बारे में डील करना पड़ेगा। फिलहाल अभी आपको इतने बता सकते हैं, मेरा मेन टारगेट ये नहीं है। मेरा मेन टारगेट है कि हमने टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह कैलकुलेट करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह कैलकुलेट करनी है। तो आगे हम कुछ और पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। सैटेलाइट्स को जब मैं डिस्कस करूंगा अभी, तो यार मेरा टारगेट होगा 4 चीजें कैलकुलेट करवाना किसी भी सैटेलाइट के लिए। 4 चीजें कैलकुलेट करेंगे बेटा, हम करते हैं एक एक करके स्टार्ट। पहले नंबर पर हमें किसी भी सैटेलाइट की ना ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। पहले नंबर पे क्या करनी है यार, ऑर्बिटल वेलोसिटी। दूसरे नंबर पर फिर हम इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो एक ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, दूसरे नंबर पे क्या कैलकुलेट करेंगे जी, इसका टाइम पीरियड। ठीक है जी, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के बाद वहीं से एंगुलर वेलोसिटी भी आ जाएगी सैटेलाइट की। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, टाइम पीरियड, फिर एक यार इसकी हाइट निकाल लेंगे, एक इसका एंगुलर मोमेंटम, और एक फिर सैटेलाइट की क्या कैलकुलेट करेंगे जी, एनर्जी कैलकुलेट आराम से करेंगे। अगर तो आज के लेक्चर में सारी बातें होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट लेक्चर में भी डाल सकते हैं, हम करेंगे आराम से। ठीक है जी, तो आप लिख लो, हेडिंग डाल लो, वेरियस पैरामीटर्स ऑफ अ सैटेलाइट। आर्टिफिशियल की बात हो रही है, ब्रैकेट में लिख लेना आर्टिफिशियल, वेरियस पैरामीटर्स ऑफ अ सैटेलाइट, डालो हेडिंग। हाँ जी बेटा, तो करें स्टार्ट भाई। सैटेलाइट क्या क्या कैलकुलेट करना होगा यार, सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसके बाद टाइम पीरियड। तो मान लो यार ये होगी अपनी अर्थ, ये होगा इसका सेंटर। ठीक है, अपना लिख लेना इसके हिसाब से जो भी लिखना होगा। इसके सेंटर से आर ऑर्बिट पर, मतलब सेंटर से नापना है बेटा ऑर्बिट, आर ऑर्बिट पर एक क्या चल रही है जी, ये होगी सैटेलाइट, ये होगी अर्थ। ठीक है जी, अब ये हुई सैटेलाइट। ठीक है जी, इस जगह पे मान लो, अब चल टॉप पे मानते हैं,
ये सैटेलाइट हो गई जी, यहां बना लिया। चल वो ऑर्बिटल वेलोसिटी की शेप देनी है ना यार, उसका टेंजेंट बनाना है, वो बढ़िया रहेगा यहां पर। चल ये हो गई सैटेलाइट, ये ओवरऑल क्या है, ये तो अर्थ हो गई यार। ये इस वक्त ऐसे घूम रही है तो कुछ ना कुछ इसकी क्या रही होगी, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी। तो वेरियस पैरामीटर्स ऑफ ए सैटेलाइट में नंबर 1 पे हमने क्या डाल लेनी है, पहले नंबर पे क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं जी, इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी यार, जिस वेलोसिटी से ये अपने ऑर्बिट में घूम रही है, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। तो मान लो यार vo इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, ये सैटेलाइट है, ये अर्थ है, अर्थ का मास m है, सैटेलाइट का मास भी तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा ना, कई चीजें कैलकुलेट करनी है हमने। अब बेटा इसका जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट ये, इसका रेडियस r है, यहां से लेके यहां तक देख, सैटेलाइट से लेकर उसके सेंटर, अर्थ के सेंटर तक ये r है। हाँ वैसे अगर जरूरत पड़े तो जो अर्थ का रेडियस है वो कैपिटल R है। सिंबल्स की आप लोगों को समझ है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अर्थ का मास कैपिटल M, सैटेलाइट का मास छोटा m, ऑर्बिटल वेलोसिटी vo है। ये घूम रही है अपना, लॉन्च कर दी हमने जैसे मर्जी, ठीक है, वही रॉकेट से भेज गया, खुद जाकर लॉन्च हो गई। अब बेटा सबसे पहली बात कि कोई भी सैटेलाइट घूम रही है तो भैया घूमने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। अच्छा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला कोई तो होगा, अब कौन है, अर्थ ही तो है। अर्थ ही उसको सेंटर की तरफ क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। तो लिख ले पहली बात कि जी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि नेसेसरी होता है ना, फिर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सैटेलाइट is provided by gravitational pull of earth, provided by gravitational pull of earth, ठीक है जी। दैट इज जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसने प्रोवाइड किया, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ने। यह सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। देख r लगेगा छोटा r, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। किस स्पीड से घूम रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से। तो mv²/r, m उसका अपना मास लगेगा भाई सैटेलाइट का, क्योंकि सैटेलाइट पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, ऑब्जेक्ट का मास होता है इक्वल टू भैया दोनों के बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स g m1 m2 के नीचे r²। डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस लेना पड़ेगा। हाँ वो बात दूसरी है कि अगर मैं इसको h के टर्म्स में लिख लूं, h मतलब सरफेस से कितना ऊपर है, भैया ऑर्बिट का रेडियस तो सेंटर से नापना है, लेकिन चलो कभी अगर मुझे सरफेस से कितना ऊपर है सैटेलाइट, इस चीज की जरूरत पड़ जाए तो ये h है, ये r है, तुम्हें पता है। तो जो छोटा r है करेंगे बीच में यार यूज उसको, वो क्या होगा, r + h होगा, ठीक है जी। तो एक ये भी हो गया, mv²/r हो गया, gmm/r² हो गया। सॉल्व कर ले, कुछ नहीं है, आ गया आंसर। यार काट दे, m को भी काट दे, भैया आंसर आ गया। vo इक्वल टू रूट gm/r, यही आंसर है। ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट gm/r होती है। यहां इसको ज्यादा बात है, क्या लिख सकते हो, ऑर्बिटल वेलोसिटी इक्वल टू √gm/r + h बेटा जी। तो आ गई ऑर्बिटल वेलोसिटी यार, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी थी, ऐसी आ जाने थे ये तो। सो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है, याद रखना है, √gm/r + h। ये छोटा r कहां से, ऑर्बिट का रेडियस है, सेंटर से नापना है आपने। ओके जी, अब यहां पे डाल दो नोट पॉइंट, अब नोट में लिख लो। अच्छा ये जो डिस्कशन हो रही है ये तो सैटेलाइट की हो रही है ना,
पोलर हो, इक्वेटोरियल हो, सब हो सकती है। पोलर का भी रेडियस r से नोट करना है, उसको भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही चल रही है। जो इक्वेटोरियल है उसके ऑर्बिट के रेडियस को भी r से नोट करना है। भैया घूम तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही रही है, और प्रोवाइड तो उसमें भी तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ही कर रहे हैं ना। तो ये जनरल बात चल रही है मेरे भाई, चाहे जड़ी मर्जी सैटेलाइट हो। ओके, अब नोट में मैंने बोला इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्व, a satellite revolves, if a satellite revolves very near to अर्थ, अगर वेरी नियर वाली सैटेलाइट है तो यार देख r इक्वल टू आर प्लस एच है ना, छोटा r। अगर वेरी नियर है तो ये h इग्नोर कर देंगे ना, वेरी नियर का मतलब h मच लेस देन r है, तो ये h इग्नोर कर दे, तो ये r के कंपैरिजन में h इग्नोर कर दे, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या आ गया, r आ गया। इससे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला k आ गया भाई, रूट gm डिवाइडेड बाय r प्लस h, उसमें h उड़ जाएगा, gm बाय r आ गया। क्या बात है, ये स्पेशल रिजल्ट हो गया, ठीक है जी, रूट gm बाय r। अब थोड़ा सा याद करो पुरानी बातों को, हम ऑर्बिटल वेलोसिटी पढ़ रहे हैं, इससे पहले ना एक एस्केप वेलोसिटी पढ़कर आए हैं, तो उसके साथ इसको रिलेट करूंगा थोड़ा सा। याद करो ये gm को आप छोटा gr² पुट कर देते होते हो। याद करो जब इसको पुट कर देते हैं gm को gr², तो यहां पे gr² आ जाएगा, यहां r आ जाएगा, यार ये रूट gr आ जाएगा। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम इस टर्म्स में भी याद रख सकते हैं, रूट gr। लेकिन यार कंडीशन है, जनरल इस तरफ है, ये क्या है, स्पेशल बात है, स्पेशल वाली। कब, जब सैटेलाइट को बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है, मतलब नेड़े तेड़े है, यानी वो पोलर वाले सैटेलाइट बताया था ना, वो थोड़ा नजदीक चलती हैं, पोलर सैटेलाइट में चल जाएगा, इक्वेटोरियल में नहीं चलेगा, इक्वेटोरियल तो बहुत ऊपर होती है भाई। ओके, तो VO इक्वल टू रूट gr, ये नोट के अंडर आएगा बेटा, ये वाला पॉइंट स्पेशल है, ये नोट के अंडर आएगा। अच्छा, यहां पे नोट के अंदर एक और नोट के अंदर एक और नोट डाल देते हैं यार। पहला पॉइंट लगभग हो गया यार, टाइम पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं बस हम। तो मैंने बोला नोट के अंदर एक और नोट, क्या नोट, लिखो इसके नीचे कि वी नो एस्केप वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है। ध्यान से सुनना, पॉइंट पे पॉइंट है, पॉइंट के अंदर पॉइंट। तो अब यहां लिख लें, यहीं पे बना देते हैं आल्सो, कि यार जो एस्केप वेलोसिटी हमने चेक की थी वो आई हुई है अपने पास रूट 2gr। देख कितनी आ गई, रूट 2gr आई हुई है। अब देख इसको मैं रूट 2 अलग कर देता हूं, इसको gr अलग कर देता हूं, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। देख रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, रूट gr। लेकिन ये कंडीशन कब लगनी है, जब सैटेलाइट वेरी क्लोज वाली है, ठीक है। तो रूट 2 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी, कई बार ये भी आ जाता है कि प्रूव करके दिखा कि एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी की रूट 2 टाइम्स होती है, तो एक ये भी रिजल्ट होना चाहिए। चल यहीं पे एक और बात देख, फिर इसी को मैं कंटिन्यू कर दूं तो इसको लिखूंगा 1.414 इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी। देख रूट 2 की वैल्यू 1.414 होती है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है 1.414 को 1 प्लस 0.414 लिख दे, और इसको ले आए इधर, ये VO आ गया प्लस 0.414 VO आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिट वेलोसिटी प्लस ये है भैया 0.414। भैया 0.5 का मतलब होता है आधा, 50%। 0.414 का मतलब होता है
41.4% ऑफ वीओ, अप्रोक्सीमेटली 41, ध्यान से समझना ये पॉइंट को, 41.4% को अप्रोक्सीमेटली क्या लिख दूंगा मैं, 42% लिख दूंगा। चल मान ले मैंने लिख दिया, तो बात निकलकर क्या आ रही है, पॉइंट में पॉइंट बना दिया हमने कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी जितनी भी है उसकी 42% ज्यादा है। अच्छा ज्यादा है तभी तो सैटेलाइट टिकी हुई है, वरना एस्केप ना कर जाए। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एक सैटेलाइट है क्लोज टू अर्थ घूम रही है, उसकी स्पीड कितनी बढ़ाऊं कि वो एस्केप ही कर जाए। तो उत्तर दे देना भैया 41.4% स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, फिर वो एस्केप कर जाएगी, फिर ना टिकेगी। या आंसर ऑप्शंस में दिया होगा 42%, तो 42 भी चलेगा, 41.4 एग्जैक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि मून है, मून धरती के आसपास घूम रहा है, तो मून की स्पीड कितनी बढ़ा दें कि धरती उसको रोक ना पाए, वो एस्केप ही कर जाए। तो उसका आंसर फिर वही बात 42%। तो पॉइंट के अंदर पॉइंट था, ध्यान देना, रिवाइंड करके देख लेना भाई, जरूरी चीजें। मेन आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकाल के दी, रूट जीएम डिवाइडेड बाय छोटा आर यानी आर प्लस एच, स्पेशल केस में रूट जीएम बाय वो बड़ा आर बच गया, उसको सॉल्व किया, जो भी है तुम्हारे सामने है। सेकंड पॉइंट इज टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। बेटा सेकंड पॉइंट में क्या कैलकुलेट करेंगे हम, इसका टाइम पीरियड। ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी तो निकली हुई है, रूट जीएम डिवाइडेड बाय छोटा आर, ठीक है, रूट जीएम डिवाइडेड बाय छोटा आर यानी कि आर प्लस एच। ओके, याद रखना जी, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी अपनी निकल गई है उसकी जरूरत अभी हमें पड़ेगी। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी हम निकाल चुके हैं, कितनी, रूट जी एम बाय छोटा आर यानी आर प्लस एच। ये देख छोटा आर क्या है, आर प्लस एच है। ओके जी, दूसरे नंबर पर क्या निकालने जा रहे हैं हम, इसका टाइम पीरियड। कि सैटेलाइट घूमेगी तो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेगी, कैपिटल टी ले लेगी। अब टाइम पीरियड डिफाइन करने की जरूरत थोड़ी है, पता ही है कि इट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन। तो इसका टाइम पीरियड अगर मैं टी से नोट करता हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये इसके घूमने की ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो मुझे पता ही है ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नोट है। यार एक पूरे चक्कर में वेलोसिटी होती है, देख, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है, वेलोसिटी होती है आपकी डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब यार एक पूरा चक्कर लगा लेगी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सैटेलाइट, 2 पाई आर। एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में 2 पाई आर उसने चलना है, और उसके ऑर्बिट का क्या है, रेडियस है, और पूरे चक्कर में जो टाइम लगेगा उसको कैपिटल टी से नोट करते हैं। तो बन गई बात, अगर बेटा कैपिटल टी टाइम पीरियड है तो यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है वी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, पूरे चक्कर का में टाइम लगेगा टी और डिस्टेंस कवर करेगा 2 पाई आर। घुमा दे इसको बस, टी इक्वल टू निकालना है 2 पाई आर के नीचे वी ओ, मतलब t इज इक्वल टू 2 पाई आर के नीचे वी ओ। ये क्या है भाई, रूट जी एम बाय आर। तो जब मैं यहां पे पुट करूंगा तो रूट जी एम बाय आर था ना, ये ऊपर चल जाएगा, समझो बात को, 2 पाई आर तो था ही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी नीचे पुट की तो भैया रूट जी एम नीचे आएगा, रूट आर ऊपर घूम के चले जाएगा। हमने इस तरीके से लिख दिया इसको, क्या बना, ये बन गया 2 पाई रूट आर क्यूब बाय जी एम बन गया। छोटा आर अंदर भेजा, रूट के अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा ना भैया, आर स्क्वायर बाहर आता है तो आर हो जाता है।
अब अंदर जाएगा तो स्क्वायर उस पे लगाना पड़ेगा, एक पहले से ही था, ये क्या बन जाएगा, आर क्यूब बन जाएगा। वैसे यही हमारा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है यार, ठीक है जी। तो यही हमारा आंसर हो सकता है। ज्यादा बात है, इसको हम आर प्लस एच, ये देख ज्यादा बात है, छोटे आर को आर प्लस एच के टर्म्स में लिख देंगे यार। कई बार ना किताबों में वैसे ही लिखा होता है, तो हम भी लिख देते हैं इसको आर प्लस एच करके लिखा होता है। नीचे क्या आ गया, जीएम आ गया। तो कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, लो भैया हमने भी लिख दिया, हमारा टारगेट दूसरा भी कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके नीचे डाल लो नोट, के डाल लो नोट। ओके, नोट में फिर वही कहानी कि अगर सैटेलाइट नजदीक होती तो, यानी पोलर टाइप होती तो, नजदीक होती है ना पोलर वाली, तो अगर सैटेलाइट नजदीक होती तो लिख लो नोट में, नजदीक वाली सैटेलाइट्स, है ना, पूरा लिखना चाहिए था नजदीक वाले उपग्रहों के लिए। भैया हिंदी में हेडिंग डाल लेना, आज की हेडिंग थी ना सैटेलाइट, तो उसके ब्रैकेट में उपग्रह भी लिख लेना, भाई पता होना चाहिए। तो नजदीक वाले उपग्रहों के लिए, भैया नजदीक वाले उपग्रहों के लिए फिर वही बात, आर, छोटा आर जो है उसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख लेंगे, कैपिटल आर लिख लेंगे। देख ये एच इग्नोर कर देंगे ना इसके कंपैरिजन में, तो इसकी जगह अगर मैं कैपिटल आर लिख दूं तो नजदीक वाले उपग्रहों के लिए टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, 2 पाई, ये आर ही रह जाएगा यार, और ये जीएम, ठीक है जी, आर क्यूब डिवाइडेड बाय जीएम। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे आपको कि ये तो तुम्हें पता है, ये तो चल आर क्यूब हो गया, जीएम की जगह तुम जी आर स्क्वायर लिखा करते हो, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी, याद रखना, इट विल बी 2 पाई अंडर रूट आर डिवाइडेड बाय जी। ओके, ये रिजल्ट आ गया। ये कौन से केस के लिए, अगर बेटा सैटेलाइट वेरी नियर हो, वेरी नियर फिर मैंने बोला हुआ पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट के लिए रिजल्ट चल जाएगा। अच्छा अर्थ की अगर बात चल रही है तो अर्थ का रेडियस फिक्स है, ठीक है, जी की वैल्यू भी फिक्स है 9.8, अर्थ का रेडियस भी फिक्स है। अगर इसको सॉल्व कर दो ना यार, वैल्यू पुट कर दो, तो ये सॉल्व करके रिजल्ट आ जाता है 84.6 मिनट। बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, नीचे करके लिख दिया यार, बस अब इसको ये नहीं है कि नीचे लिख दिया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था ये, कि जो सैटेलाइट नियर टू अर्थ घूमती हैं, स्पेशली पोलर सैटेलाइट, वो एक चक्कर कितनी देर में लगा लेती है भाई, 84.6 मिनट, 1.5 घंटे से भी कम समय में। 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, ये तो 90 मिनट से पहले भी एक चक्कर लगा लेती है। तो यार ये जो सर्विलेंस वाली सैटेलाइट्स हैं, या कह लो कि जो वेदर फोरकास्टिंग वगैरह वाली सैटेलाइट्स हैं, ये सारी यही होती हैं, 1.5 घंटे में तो एक चक्कर लगा लेती हैं। आपकी अभी ट्यूशन क्लासेस खत्म नहीं होंगी, आपके ट्यूशन सेंटर पे 2 चक्कर लगा के निकल लेगी। अब आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों अगर लगाते हो तो 3 साढ़े 3 घंटे तो रहती हो ना, उतनी देर में 2 बार आपकी सर्वेलेंस कर जाएगी कोई भी सैटेलाइट सी, तो 1.5 घंटे में एक चक्कर काट लेती है, ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं ये। तो 84.6 मिनट्स टाइम पीरियड आ जाएगा इसका। तो बेटा जनरल रिजल्ट ये है, जनरल ये है, इसको रख लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी थोड़ी देर में। ये जनरल रिजल्ट है आपका, और ये स्पेशल है फिर नोट वाला। यस बेटा यार, तो तीसरी बात हाइट लिखवाई थी ना, हाइट कैलकुलेट करनी थी, वो भी कर लेते हैं यार, क्या दिक्कत है। तीसरा पॉइंट था फिर हमने सैटेलाइट की हाइट यानी कि ऊंचाई निकालनी है।
ऊंचाई भैया सरफेस ऑफ अर्थ से नापी जाती है, छोटा आर तो ऑर्बिट है, वो सेंटर से नापना है, लेकिन ऊंचाई की जब बात करो ना, हाइट, तो उसको तो एच ही बोलेंगे ना, सरफेस ऑफ अर्थ से नापनी है भाई। ओके, उसके लिए यार ये टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन निकाला ना अभी हमने, इसका यूज करेंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए। हाँ, डिराइव करते वक्त तो चलो आप निकाल ही लोगे, लेकिन अगर आपको हाइट निकालनी है, आपको टाइम पीरियड का ये फार्मूला याद होना चाहिए, तभी निकल पाएगी। तो हमने बोला एज वी नो, यानी जैसा कि हम जानते हैं, टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट छोटा आर क्यूब था, यानी ये था हमारे पास जीएम। ओके, अब यार एच इसके अंदर फंसी पड़ी है, बस उसको निकालना है, एच को बाहर निकालना है, बात खत्म हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। इसको करो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग कर दी तो बन गया टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 पाई का स्क्वायर बन जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे भाई आर प्लस एच। देख रूट खत्म हो गया ना, अब ये क्यूब तो रहेगा ही रहेगा, और इसके नीचे जीएम भी रहेगा। अब देख लेना हम गलती ना कर दे कुछ। ये टी स्क्वायर हो गया, ये 4 पाई स्क्वायर हो गया, रूट खत्म हो गया, आर प्लस एच का होल क्यूब बाय जीएम हो गया। मैंने बोला इसमें से निकालना है बस, इसको कहाँ फंसा हुआ है एच। ये बन गया जी एम टी स्क्वायर इक्वल टू आर प्लस एच का होल क्यूब। ओके, और ये 4 पाई स्क्वायर नीचे कर लिया, देख जीएम ऊपर आ गया, जीएम टी स्क्वायर, नीचे 4 पाई स्क्वायर आर प्लस एच का होल क्यूब आ गया। थोड़ा ध्यान देना, इसको मैंने लिखा आर प्लस एच का होल क्यूब, किसके इक्वल है, जी एम टी स्क्वायर के इक्वल है, डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर भी है। यार इसके ऊपर क्यूब था, क्यूब हटाऊंगा तो इस सारे पे 1/3 आ जाएगा। ठीक है जी। अब मैंने बोला भैया ध्यान रखना, हम ऐसी कोई बेवकूफाना हरकत ना कर बैठे, कोई गलती ना कर बैठे, चेक कर लेना। अब एच निकालना है, वैसे ये क्या बनेगा, जी एम टी स्क्वायर के नीचे 4 पाई का स्क्वायर, जी एम टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर उधर भेज दे। यार ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर हाइट। याद रखने अजीब सी है, बड़ी सी है, अब याद हो जाएगी तो बहुत बढ़िया बात है, हमें तो होती नहीं है, आप लोग कर लोगे तो बढ़िया बात है। जी एम टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस आर। ये तीसरा टारगेट था यार हाइट का, ये भी निकल गया। अच्छा, अब अगली बात, इसी में नोट डालो, देख नोट तो हम डालते हैं। अब इसमें नोट में ये मत लिख लेना कि इट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, यहाँ वो नोट नहीं डलेगा भैया। क्लोज टू अर्थ होता तो एच तो इग्नोर ही कर देते ना, एच तो 0 ले लेते। अब यहाँ तो एच निकाल के बैठे ना, यहाँ नोट दूसरा है। यहाँ नोट में हम कुछ देर पहले ना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात कर रहे थे, तो यार जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए हमने बात की थी कि जो टाइम पीरियड है वो पूरे 24 घंटे होना चाहिए। अब अगर मैं एक्सप्रेशन देखता हूं, यार जी तो कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ भी कांस्टेंट है, बच रहा है टी। अगर मैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बनाना चाहता हूं तो टाइम पीरियड 24 घंटे होना चाहिए। अगर मैं यहां पे 24 घंटे पुट कर दूं, सेकंड में कन्वर्ट करके 24 × 3600, तो हाइट आएगी ना कुछ। तो अगर मेरे भाई, एक बार पुट करता हूं, सॉल्व नहीं करूंगा भाई, अगर मैं यहां पर ये सारी वैल्यूज पुट कर दूं, जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, टाइम पीरियड की जगह टी स्क्वायर है ना 24 × 3600, देखिए सेकंड्स में हो गया। नीचे फिर क्या है, 4 × 3.14 का स्क्वायर, इसका फिर 1/3 लूं और उसमें से -6 × 10⁻6, क्योंकि रेडियस भी तो पड़ा हुआ है, करूं। भैया सॉल्व करूंगा
तो ये अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर आ जाएगा। 35,900 ऐसे आता होता है, राउंड ऑफ करके मैंने क्या लिख दिया, 36,000 किलोमीटर आ जाएगा। तो तभी मैंने यार शुरू में लिखा था कि वो जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है वो कितनी हाइट पे होनी चाहिए, 36,000 किलोमीटर। भैया वाइस वर्सा है, अगर हाइट 36,000 किलोमीटर रख देगा तो टाइम पीरियड 24 घंटे आ जाएगा, जियोस्टेशनरी हो जाएगी। और अगर टाइम पीरियड 24 घंटे रख देगा तो हाइट 36,000 किलोमीटर आ जाएगी। तो वाइस वर्सा हो गया ना। तो बीच में जियोस्टेशनरी की बात भी हो गई, हाइट निकली, हाइट इतनी होनी चाहिए। ये जनरल फार्मूला है किसी भी सैटेलाइट की हाइट का, ये तो किसी भी सैटेलाइट की हाइट का फार्मूला, इसमें कुछ नोट नहीं है। नोट जब लग गया तो कुछ ना कुछ स्पेशलिटी आ जाती ना। ये जनरल रिजल्ट है एनी हाइट एनी सैटेलाइट, ये फिर जियोस्टेशनरी के लिए, ठीक है नहीं। तो एक ये भी हो गया। चौथे नंबर पे मैंने बोला था एंगुलर मोमेंटम, पांचवें नंबर पे एनर्जी। एंगुलर मोमेंटम में कुछ ज्यादा खास बात रहेगी नहीं, एनर्जी वाला अपना मेन कंसेप्ट है, फिर भी बोला था तो लिखवाते हैं। चौथे नंबर पे लिख ले एंगुलर मोमेंटम वाली बात, ठीक है। अब निकाल लेंगे, एनर्जी तक तो अब करके भेजूंगा, लेक्चर लंबा हो छोटा हो। अब एनर्जी तक तो बेटा 5 पॉइंट बोले थे, अब वो 5 तो आज के आज निकालने ही पड़ेंगे। एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं है, जल्दी बात खत्म कर देंगे। एंगुलर मोमेंटम चौथे नंबर पे एंगुलर मोमेंटम। अब ये क्या होता है मेरे भाई, एंगुलर मोमेंटम एल से डिनोट करते हो। इतना तो तुम्हें पता होगा कि ये m इंटू वी इंटू आर होता है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी इंटू आर। m सैटेलाइट का मास है, r ऑर्बिट का रेडियस है, v उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, यहां पे ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो क्या दिक्कत है, वैल्यू पुट कर दे बस। ये कितनी आई थी, रूट जी एम बाय आर आ गई थी, ठीक है। रूट जी एम बाय आर आई थी, ये आर आ गई। इसको जो भी थोड़ा बहुत सॉल्व करना कर ले मेरे भाई, बस मैं तो यहीं पे इसको छोड़ रहा हूं, एनर्जी पे आ रहा हूं। एंगुलर मोमेंटम देख लेना, ठीक है नहीं। तो v की जगह ओमेगा आर भी खैर पुट कर सकते हो, तो m ओमेगा स्क्वायर आर हो जाएगा। v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर भी हो सकता है। टाइम पीरियड के टर्म्स में निकाल सकते हो। मैंने इसको क्लोज कर दिया एंगुलर मोमेंटम को। एनर्जी वाला पॉइंट जरूरी है, उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना जी। तो अगली बात, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। भाई सैटेलाइट अगर अपने ऑर्बिट में घूम रही है तो घूम रही है तो उसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, बिल्कुल होगी। अब सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में है, घूम रही है, काइनेटिक एनर्जी तो है ही है, लेकिन यार सरफेस ऑफ अर्थ से कुछ ऊपर है और अर्थ के कारण ही घूम रही है, तो उसके पास अर्थ के कारण कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। यानी अपने ऑर्बिट में सैटेलाइट के पास दोनों एनर्जी हैं, काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल। दोनों का सम करेंगे वो उसकी क्या आएगी, टोटल एनर्जी आएगी। एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। अगली बात, पांचवा पॉइंट हमने क्या बनाना है यार, सैटेलाइट की एनर्जी वाली बात बनानी है। मैंने बोला कि इन इट्स ऑर्बिट, यानी अपने ऑर्बिट में सैटेलाइट हैव बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो सैटेलाइट के पास यार काइनेटिक एनर्जी भी है और कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब अगर मैं उसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो वो तो है हाफ m उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर, ये बन जाएगा हाफ m। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या थी यार, रूट gm बाय आर थी। देख स्क्वायर कर दिया तो क्या बन गया, gm बाय आर तुम्हारे सामने ही है, रूट gm बाय आर था, छोटा आर, स्क्वायर कर देगा तो gm बाय आर बच गया। ये क्या बन गई, ये बन गई हाफ gmm
के नीचे आर, ये काइनेटिक एनर्जी है यार, हाफ GMM बाय आर। ठीक है, आपके सामने। ओके, अगली बात है पोटेंशियल एनर्जी, यानी जिसको यू से नोट करते थे यार, अर्थ के सेंटर से अगर आर डिस्टेंस की दूरी पे लो तो याद करो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आता था, -GMM डिवाइडेड बाय आर। याद करो याद करो याद करो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। तो यार ये जो सैटेलाइट है अर्थ के सेंटर से कितनी दूर है, आर डिस्टेंस पे है, तो यहां कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, -GMM बाय आर हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी बनी -GMM बाय आर, ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में घूम रही है, उसके बाद दोनों एनर्जी है, पोटेंशियल भी काइनेटिक है भैया, टोटल एनर्जी भी निकाल ले, अब दोनों को ऐड कर दें। देयरफॉर इसकी जो टोटल एनर्जी है बेटा, इसको ई से नोट करूंगा, ये इन दोनों का सम होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल में सीधे ऐड कर रहा हूं यार। इनको अगर मैं ऐड कर दूं तो ध्यान से देख यार, GMM बाय आर तो कॉमन निकल आएगा। अब इसमें इतना भी ध्यान से क्या देखना, GMM बाय आर तो कॉमन निकल आएगा। जब GMM बाय आर कॉमन निकल गया, यहां से बचा हाफ, यहां बचा -1, कर ले चेक। अब आधे में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, तो माइनस आधा बच गया, क्या आया रिजल्ट, ये आ गया -12 GMM बाय आर। यार ये टोटल एनर्जी की एक्सप्रेशन आ गई। तो याद रखना है, अर्थ अपने ऑर्बिट में घूम रही है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, हाफ GMM बाय आर, पोटेंशियल एनर्जी -GMM बाय आर, और टोटल एनर्जी -12 GMM बाय आर। ज्यादा हमें किससे मतलब है, टोटल एनर्जी से मतलब है, -1/2 GMM बाय आर। ओके, थोड़ा सा इन चीजों को और गौर से देखो, गौर से देखो यार इन चीजों को। अगर इनको हम थोड़ा गौर से देखें तो आप क्या देख पा रहे हो, ये दोनों क्वांटिटीज यार मैग्नीट्यूड में सेम है, मैग्नीट्यूड में दोनों क्या सेम है, हाफ GMM बाय आर, हाफ GMM बाय आर। मतलब काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी है। याद रखना, टोटल एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। या तुम कह सकते हो कि जो टोटल एनर्जी है, ध्यान देना, ये टोटल एनर्जी है, इनके बीच में रिलेशन बना ले। जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी और इनके बीच में रिलेशन देख, हाफ का फर्क हो गया ना, ये है हाफ GMM बाय आर। अब -GMM बाय आर किसके इक्वल है, U के इक्वल है कि नहीं, देख -GMM बाय आर, -GMM बाय आर, ये U के इक्वल है, और नीचे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। यानी टोटल एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है मैग्नीट्यूड में, पोटेंशियल एनर्जी की हाफ है, दोनों नेगेटिव हैं, इसलिए ऐसे लिख देंगे। अब ये काइनेटिक और टोटल में आ गया, ये पोटेंशियल और टोटल में हो गया, और काइनेटिक और पोटेंशियल के बीच में आपस में रिलेशन देखनी हो तो इन दोनों के बीच में चेक कर ले कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ये ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगी। हाँ, साइन इसका क्या होगा, नेगेटिव। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है, ये देखिए डबल है ना, इसमें हाफ नहीं है, इसमें हाफ है, तो टोटल एनर्जी है, सॉरी पोटेंशियल जो है काइनेटिक की क्या है, डबल है, साइन इनके क्या है, ऑपोजिट है। याद रखना यार, कई बार ना डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया
कि जी एक सैटेलाइट है, ऐसे ऐसे घूम रही है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है 100 जूल। वैसे क्वेश्चन डाल दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता। तो यार कुछ कैलकुलेट नहीं करना, फार्मूला लगाना, काइनेटिक 100 है तो पोटेंशियल क्या होगी, इसकी डबल होगी, लेकिन नेगेटिव, -200 आएगा आंसर। काइनेटिक 100 है तो -200 इसका आंसर है। कहते हैं यार काइनेटिक 100 है, टोटल कितनी हुई, तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। काइनेटिक अगर 100 है तो टोटल -100 जूल, -100 जूल। ये देख, काइनेटिक अगर 100 है तो टोटल एनर्जी कितनी आएगी, -100। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, करने पड़ेंगे, तो इसलिए इस एंगल से भी इस बात को समझना जरूरी था। चलो ये भी हो गया। अब इसमें एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, उसके बाद छुट्टी भाई। यहां पे कंसेप्ट आता है, कंसेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी। यार बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जिस एनर्जी से हमने आपको बांध रखा है, अब चाहे वो डर का बंधन हो, चाहे वो प्रेम का बंधन हो, जिस एनर्जी से किसी ने किसी को बांध रखा है वो क्या हो गई, बाइंडिंग एनर्जी हो गई। अब भैया सैटेलाइट और अर्थ के बीच में एक प्रेम का बंधन है, जिसने इस सैटेलाइट को बांध रखा है। हमने तो फेंक दिया था इतनी तेजी से कि रेंज से बाहर चले गई, लेकिन भैया धरती इसको बहुत प्यार करती है ना, तो बस लगा लो कि उस प्यार के बंधन में ही ये सैटेलाइट बंधी हुई है। हां, अगर सैटेलाइट को कोई 42% ज्यादा प्यार करने लग जाए, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी से याद करो 42% का करना था, तो ये एस्केप कर जाएगी। अभी फिलहाल इन दोनों के बीच में कुछ बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन या कंसेप्ट तो वही बता दिया मैंने कि वो एनर्जी जिससे ये बंधी हुई है ना। हमारे पास जो टोटल एनर्जी आई थी वही यार इसकी क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी। टोटल एनर्जी क्या थी, इट वाज -12 GMM/R। अच्छा मजाक की बात अलग है, वैसे बाइंडिंग एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो है कि जी एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव द सैटेलाइट at infinite distance apart from अर्थ। वैसे बाइंडिंग एनर्जी की किताबों में डेफिनेशन दी होगी कि जी वो एनर्जी जितनी चाहिए हमें इसको इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट तक ले जाने के लिए। अब देखो पहली बात, अगर ये एनर्जी नेगेटिव है तो वैसे ये बाउंड सिस्टम है। अब याद करो, अगर आपने बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें ना आप एनर्जी निकालते हो, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहे ना ऑर्बिट में तो उसकी एनर्जी निकालते हैं, वो एनर्जी भी नेगेटिव आती है। याद होगा अगर कि फर्स्ट ऑर्बिट में जो एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अगर बोहर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ा हो यार, तो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा नेगेटिव होती है, वो भी बंधा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन बंधन में बंधा हुआ है न्यूक्लियस के, मुंह में जा रहा है। ऐसे सैटेलाइट इसके बंधन में बंधी हुई है, तो इसकी जो एनर्जी आनी थी वो भी क्या आनी थी, नेगेटिव आनी थी। मतलब इनके पास नेगेटिव एनर्जी है। अगर मुझे सैटेलाइट को अर्थ के बंधन से छुड़ाना है तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देख मेरे पे उधार चढ़ा हुआ है -100 का, तो अगर किसी ने मेरा सारा उधार उतारना है तो उसको +100 देने पड़ेंगे ना, तब जाके मैं मुक्त होऊंगा ना इस बंधन से। तो ऐसे सैटेलाइट बाउंड सिस्टम है, वो बंधी हुई है, उसके पास खुद की एनर्जी नहीं, नेगेटिव में एनर्जी है -12 GMM/R। अगर मुझे उसको छुड़ाना है
यानी जितने एनर्जी से वो बाइंडिंग है, बाइंडेड है, उतनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी पॉजिटिव वाली। तो बाइंडिंग एनर्जी वैसे कितनी आ जाएगी, जितनी उसकी टोटल एनर्जी है वही, लेकिन बस उसको साइन कैसा दे देना है, पॉजिटिव, कि भैया इतना एनर्जी कोई देगा इसको, तब इसको मुक्ति मिलेगी, वरना घूमती रहेगी इसके आसपास। ठीक है जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कह लो, बंधन एनर्जी कह लो, जो मर्जी कह लो। ये था बेटा आपका सैटेलाइट्स वाला पार्ट। वो जो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो टाइम पीरियड, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये सब चीजें हमने कैलकुलेट की, ये ज्यादा जरूरी है। बीच में कुछ और भी खास खास पॉइंट्स हमने कवर अप करा दिए। अब एक चीज रह गई, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो भी हो जाएगा, और बाकी उसके साथ जो भी छुटपुट है, छोटी मोटी बातें जोड़ जोड़ के एक लेक्चर आपको चलो बना देंगे। उसके बाद ये चैप्टर क्लोज, फिर हम पूरे सिलेबस की एक अलग ही स्टेज की ओर बढ़ चलेंगे। वो बहुत ही अलग टाइप के क्या आएंगे, टॉपिक्स आएंगे। तो बेटा सैटेलाइट वाला टॉपिक बढ़िया से कर लो। अभी तक के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। अब आप लोगों से विदा लेते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। काम वाम अपना बढ़िया से कर लेना।